हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लास अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में हमने कोशिका चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आइए देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र, सेंट्रियोल, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके आंसर है डी, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस नाभिक में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाभिक न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को कहाँ ले जाता है? जनकों से संतानों में ले जाता है, मतलब पिता से बच्चों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? जेम्स वाटसन प्लस फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में, राइबोसोम में और परऑक्सीसोम में। तो इसका आंसर है बी, सौर ऊर्जा एटीपी में तब बदलती है जब क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रायस लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं, माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती हैं, विषाणु सम एकल जंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसका आंसर है सी, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। विषाणु जो होते हैं वह एकल तंतु वाले आरएनए अणु से बने होते हैं। पादप विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं जो कि सिर्फ पोषी या होस्ट कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है जो कि द्विवलक या एक वलक होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 4, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? 36, 46, 56, 26। तो इसका आंसर है बी, 46 होते हैं। इसी को हम 23 पेयर भी कह सकते हैं। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? कुल 23 जोड़ी या 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44 प्लस XY पाया जाता है। अगर बच्चा मेल है तो 42 पेयर प्लस XY पाया जाता है या 44 प्लस XY। अगर स्त्रियों में क्या होता है? 44 प्लस XX। जिसके पास XX गुणसूत्र होते हैं यानी वो लड़की है, और जिसके पास XY गुणसूत्र होते हैं इसका मतलब है वो मेल है। ठीक, गुणसूत्र होते हैं पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं ऑटोसोम से होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा जो है गुणसूत्र में XY या महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। जनक पेरेंट से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, और जिसे XX मिलते हैं वह गुणसूत्र जो होती है वो महिला बनती है।
जिस भी पेरेंट से अगर XY गुणसूत्र आ रहा है तो इसका मतलब है वह बच्चा क्या होगा, पुत्र होगा। और जिस पेरेंट से XX गुणसूत्र आ रहा है महिला में तो इसका मतलब है वह पुत्री है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम्स पेयर कितनी होते हैं? तो 22 पेयर क्या होते हैं, दोनों में समान होते हैं, महिला और पुरुष दोनों में समान पाए जाते हैं। जबकि 23वां पेयर जो एक्स मतलब गर्ल्स बन रही है और XY है तो इसका मतलब है कि वो बॉय बन रहा है। तो इस टोटल कितनी हो जाती हैं, 23 पेयर हो जाते हैं। जीवों में अधिकतम विविधता का कारण क्या है? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुणसूत्रता। तो इसका आंसर है सी। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होता है। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया है उसे नवडार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नवडार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं या म्यूटेशन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं। पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? बंदर, चीता, तितली, छिपकली। तो इसका आंसर है डी, छिपकली में गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप के द्वारा होता है। मतलब क्या होता है, छिपकली कैसे लिंग निर्धारण होता है? छिपकली का पर्यावरण के अनुसार उनका लिंग निर्धारण होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्र। तो इसका आंसर है बी, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसीलिए भिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण या कोशिका भित्ति सेल वॉल कहलाता है या नहीं पाया जाता है, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। जंतु कोशिका निम्न में से क्या अनुपस्थित हो? जंतु कोशिका में क्या उपस्थित नहीं होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है जबकि पादप कोशिका में पाई जाती है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। इसका आंसर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरी शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए जीवाणु और नीलहरी शैवाल में नहीं पाए जाते हैं और बाकी सभी चीज़ों में जो सजीव पादप हैं, जंतु हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस कोशिकांग या ऑर्गेनल को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।
या पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? या हिंदी में दे दिया है कि कोशिका शक्ति स्रोत क्या है? हमने क्या पढ़ा हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, ए और बी दोनों से, यानी प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारिगम सजीव झिल्ली होती है। अर्धपारिगम का मतलब ये है कि जो चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं वही हमारे अंदर आता है, बाकी सारी चीज़ें नहीं आती हैं। जो सिलेक्ट नहीं करते वो नहीं आता अंदर। तो अर्धपारिगम का मतलब यही होता है, जो हम सिलेक्ट करेंगे वही अंदर आएगा, बाकी नहीं आएंगे। तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारिगम झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रखती है। रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परतें क्या होता है? इनका निर्माण लिपिड द्वारा होता है। बाहरी परतों का निर्माण प्रोटीन द्वारा और भीतरी परतों या मध्य वाली परतों का जो निर्माण होता है वो लिपिड द्वारा होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इनके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं जिनके बीच में कुछ प्रोटीन होता है। मतलब पहले प्रोटीन हो गया फिर फास्फोलिपिड हो गया, ऐसे करके इनकी संरचना बनी होती है। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अंतःद्रव्यी जालिका राइसोसोम, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर है बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की जो भूमिका होती है प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन को बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन बनाने में अंतःद्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतःद्रव्यी जालिका की कला से राइसोसोम लगे रहते हैं। ये राइसोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल हैं, वर्क ऑफ बेंचेस। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत, दीर्घहस्ती, अग्नाशय, तिल्ली। तो इसका आंसर है डी, तिल्ली। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो तिल्ली में बनती हैं। लसिका कोशिकाएं या लिम्फोसिट सेल्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट्स तथा टी लिम्फोसाइट्स लसिका कोशिकाओं के 2 प्रमुख प्रकार होते हैं, यानी WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं किससे बनी होती हैं? लसिका कोशिकाएं या लिम्फोसाइट सेल से बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजपूटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपूटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। इसमें पूछ रहा कौन सा सही है? तो इसका आंसर है डी, 3 और 4 सही हैं, बाकी सभी गलत हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। स्तनधारियों में मोटे तौर पर 2 प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं
पाई जाती हैं? भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं और वयस्क स्तंभ कोशिकाएं। भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं बीजपूटी अवस्था से व्युत्पन्न होती हैं, यानी उत्पन्न होती हैं, जबकि वयस्क कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों में पाई जाती हैं। वर्तमान में ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे कि भ्रूण या बीजीपूटियों से को नष्ट किए बिना नई मानव भ्रूणी कोशिकाएं जो हैं प्राप्त की जा सकें। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों को मरम्मत करती हैं। ये एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। ये केवल भ्रूण या एम्ब्रियो में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी। डी वाला कथन असत्य है और सभी सही है। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, क्षतिग्रस्त अंगों की खुद ही मरम्मत कर लेती हैं, एक या अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की ये क्षमता रखती हैं। स्तंभ कोशिकाएं स्टेम सेल से एक विभाजनशील कोशिका होती है जिसमें स्वतः विभाजन की प्रक्रिया होती है। यह विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती हैं तथा ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की भी मरम्मत करती हैं। स्तंभ कोशिकाएं शरीर के कई अंगों एवं ऊतकों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस, काल प्रभावन, अप्रहासन, ऊतक क्षय। तो इसका आंसर है ए। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणी विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तथा अंगों ऑर्गन के प्रति विकास के समय होता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वसन श्रृंखला, जल अपघटन। तो इसका आंसर है बी। क्रेब्स चक्र में एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा अत्यधिक उत्पन्न होती है। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम में अधिकतम एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद क्या होता है? क्रेब्स चक्र। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 में की थी। फ्रेंड्स, अब नया चैप्टर आ गया आनुवांशिकता। हाँ, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।